हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कैश फार्मा। कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर फाइन। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है बायोस्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन। आपका जो बायोस्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है वो बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। लेकिन मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। आपको परेशानी वाली कोई बात नहीं होगी यहाँ पे। तो शुरू करते हैं आपका बायोस्टैटिस्टिक्स। गाइज, आपको पता होगा कि आपने पहले क्लास में भी, जैसे 10th 9th में भी आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई होगा, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी आपको स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप ये देख सकते हैं। गाइज, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा ब्रांच रहता है मैथमेटिक्स का जो डील करता है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब ये क्या चीज़ है? आपने तो हिंदी में एक नाम सुना ही होगा, आंकड़े। ठीक के वही है, आंकड़े रहते हैं, उसी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। इस स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, जो कोई भी मैथमेटिकल डाटा हमारे पास प्रेजेंट होता है, डाटा क्या रहता है, ये एक कलेक्शन ऑब्जर्वेशंस की होती है। ठीक उसी डाटा पे हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं कि ये डाटा हम कलेक्ट कैसे करें, इसको ऑर्गेनाइज कैसे करें, इस पे हम एनालाइज कैसे करें, ये मतलब कि इस पे एग्जामिन हम कैसे करेंगे, इसकी डिटेल्स पे इसको कैसे समझें, ये सब आता है स्टैटिस्टिक्स में। और फिर जो डाटा हमें वहाँ पे मिली, ये सब कुछ करने के बाद वहाँ से हम कैसे नॉलेजेबल कंटेंट निकालें, वहाँ से हम कैसे डिसीजन निकालें, ये सब कुछ आता है स्टैटिस्टिक्स में। बिल्कुल, ये सब कुछ आता है स्टैटिस्टिक्स में। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो कोई भी पैटर्न फिर वहाँ से बनता हो या कोई भी रिलेशनशिप वहाँ से बनती हो उस डाटा से, उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ये सब कुछ पढ़ाया जाता है आपके स्टैटिस्टिक्स में। गाइज, फिर आता है स्टैटिस्टिक्स के दो मेन पार्ट्स। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो रहता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक और रहता है इन्फ्रेंशियल। अब ये दोनों क्या हैं, ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा पार्ट रहता है स्टैटिस्टिक्स का जो हमें दिखाता हो मेथड्स, जो हमें मेथड बताता हो, तरीका बताता हो, हम कलेक्ट कैसे करें डाटा को, हम प्रेजेंट कैसे डाटा को करेंगे, हम उस पर फर्दर ऑन जो हमारे प्रोसीजर्स रहते हैं वो हम कैसे करें। जैसे हम मीन कैसे निकालें उसका, उस डाटा का हम मीडियन कैसे निकालें, उस डाटा का मोड कैसे निकालें, ये सब की सब चीज़ें आती है आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। और नेक्स्ट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है बेटा आपका, इसमें आता है कि आपकी जो एक पॉपुलेशन रहती है जहाँ से आप पूरा डाटा निकालते हैं, उस पॉपुलेशन पे आप डिसीजन कैसे बनाते हैं। जो आपने डाटा लिया, आपने उस पर बहुत सारे मेथड्स अप्लाई किए, आप डिसीजन कैसे उस पॉपुलेशन पे बनाते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हाइपोथेसिस जो आपने ली उसकी टेस्टिंग आप कैसे करेंगे, बहुत सारे टेस्ट भी पढ़ेंगे फर्दर ऑन नेक्स्ट मॉड्यूल्स में, और रिग्रेशन एनालिसिस, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाले मॉड्यूल्स में। फिर आगे आता है हमारा अपना जो टॉपिक है, दैट इज़ बायोस्टैटिस्टिक्स। यहाँ तक चल रहा था स्टैटिस्टिक्स क्या रहता है, स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या डिफरेंट फील्ड्स रहते हैं, कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स इसमें अप्लाई होते हैं। अब बायोस्टैटिस्टिक्स सिंपल नाम से ही पता चलता है कि वो स्टैटिस्टिक्स जो हम अपने बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में, या हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल फील्ड में अप्लाई करें, उसको कहते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। मतलब जब हम स्टैटिस्टिक्स के टूल्स अप्लाई करते हैं अपनी डाटा पे, लेकिन जो डाटा इस टाइम पे होगा वो हमने लिया होगा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में से। ये डिफरेंट फील्ड से हम ले सकते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से, जैसे मेडिकल फील्ड होता है, हेल्थ या रिसर्च रिलेटेड फील्ड जो भी रहते हैं बायोलॉजी में, वो आता है बायोस्टैटिस्टिक्स में। अब इसमें क्या करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स में, ठीक आपने जैसे पढ़ा ऊपर कि हम प्रेजेंट करते हैं डाटा, कलेक्ट करते हैं एट्सेट्रा, यहाँ पे भी ठीक वैसा ही। यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइनिंग में हमें हेल्प करता है बायोस्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस में हमें हेल्प करता है, यहाँ डाटा कलेक्शन में हमें ये मदद करता है बायोस्टैटिस्टिक्स। तो that is all about biostatistics, its introduction. Then coming towards the characteristics of the statistics. Statistics के क्या क्या characters रहता है, क्या क्या खुसूसियात रहते हैं इसके, जो मैंने सिर्फ तीन ही यहाँ पे दिए, इंपॉर्टेंट तीन, इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिर्फ तीन ही नहीं है। यहाँ पे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, इट मीन्स पहला जो है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स रहता है स्टैटिस्टिक्स। इट इज़ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स हमें मिले हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान, ये उन सब एक्सपेरिमेंट्स, उस सब डाटा का एक एग्रीगेट होता है कैरेक्टर, ये स्टैटिस्टिक्स आपका। दूसरा जो है, इट मस्ट बी रिलेटेड टू सम फील्ड ऑफ इंक्वायरी। ये किसी इंक्वायरी, किसी फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड की इंक्वायरी पे बेस्ड होना चाहिए, जैसे कि हेल्थ है, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, कॉमर्स एट्सेट्रा, इस पे बेस्ड होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स।
और जो थर्ड वन है दैट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड रहता है स्टैटिस्टिक्स, मतलब ये नंबर्स में हमेशा लिखा जाता है, या इसके जो भी मेथड्स रहते हैं, इसके जो भी प्रोसीजर्स रहते हैं वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिंबल्स में ही रहे या अल्फ़ाबेट्स में रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। Then after that coming towards the applications of biostatistics which is I think important। आपके एग्जाम्स में भी कभी पूछा जाता है कि बताओ भाई एप्लीकेशंस क्या रहते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के। बहुत सारे एप्लीकेशंस मैंने चंद यहाँ पे दिए हैं आपके सामने, जैसे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या रहती हैं फिजियोलॉजी एंड एनाटमी में, या एनाटमी ऑफ फिजियोलॉजी एचपी में क्या रहता है, यहाँ पे मैंने लिखा है क्या रहता है। ये हमें हेल्प करता है हमें बताने में कि एक पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, एक पॉपुलेशन में क्या नॉर्मल चल रहा है, क्या एबनॉर्मल हो रहा है, हेल्थ रिलेटेड कौन कौन सी नॉर्मल चीज़ें हैं या कोई एबनॉर्मल चीज़ तो मत है। ये सब कुछ हमें बायोस्टैटिस्टिक्स बताता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में भी या एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में भी। अब सेकंड यहाँ पे आते हैं हम, सेकंड में जैसे कि फार्माकोलॉजी में भी इसकी यूज़ है, जैसे हम देखेंगे कि फाइंड आउट एक्शन ऑफ ड्रग्स, कि जो भी ड्रग्स हम देते हैं किसी भी पॉपुलेशन को, किसी एक बंदे को, इसकी एक्शंस देखने को, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है बहुत सारे ड्रग्स की, वो सब फाइंड करने के लिए कि हमने बहुत सारी पॉपुलेशन में, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल 1000 लोग में कोई पर्टिकुलर ड्रग दिया, अब उसके एडवर्स रिएक्शंस आ रहे हैं कहीं पे, तो किस पैटर्न पे आ रहे हैं, कौन सा ट्रेंड चल रहा है वहाँ पे, वो सब कुछ हमें बायोस्टैटिस्टिक्स बताता है कि कैसे चल रही है सारी एडवर्स रिएक्शंस। या कभी हमें ये भी इससे देख सकते हैं कि कोई हमने ड्रग लॉन्च की है मार्केट में, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स ट्रैक करने के लिए भी बायोस्टैटिस्टिक्स का काम होता है। और इसके बाद थर्ड है दैट इज इन मेडिसिन। अब मेडिसिन में क्या इसका काम है, हम कंपेयर करते हैं एफिकेसी ऑफ पर्टिकुलर ड्रग, जैसे कि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड ड्रग होता है या हमने कोई नया ड्रग लॉन्च किया हो मार्केट में, इन दोनों की एफिकेसी कंपेयर करने के लिए हम बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज यूज टू फिट प्रियोरिटीज इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। इसका क्या मतलब बनता है, अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की, चाहे इंडिया हो या बाहर विदेश कोई भी मुल्क, उसकी गवर्नमेंट कोई भी हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च करता है, तो उस हेल्थ प्रोग्राम के क्या क्या प्रियोरिटीज़ रहेंगे, किन पे वो प्रोग्राम किस वाली पॉपुलेशन पे पहले अप्लाई होगा, ये सब कुछ रहता है आपका, इसमें हेल्प करता है हमें बायोस्टैटिस्टिक्स। यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद मैंने आपको यहाँ लिखा है कि डाटा होता है क्या है बेसिकली। डाटा मैंने पहले भी बोला कि डाटा एक कलेक्शन होता है, ऑब्जर्वेशंस का एक कलेक्शन होता है, एक सम होता है कलेक्शंस का। आई मीन कि जो भी डाटा होता है, फॉर एग्जांपल हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे, किसी भी ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे, तो जो भी वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हमें मिलती हैं उनको जब हम कलेक्ट करें तो वहाँ पे हमें उसको हम बोलते हैं उस कलेक्शन को डाटा। ये जो डाटा होता है ये न्यूमेरिकल फिगर्स में होता है। मैंने पहले ही बोला जो भी स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स रिलेट्स टू न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, इसमें हम न्यूमेरिकल फिगर्स देते हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स या बाकी सब कुछ नहीं देते हैं। उसके बाद अब डाटा के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ब्रॉडली जो है डाटा है ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो है क्वालिटेटिव डाटा, यहाँ पे मैंने लिखा है, और दूसरा है क्वांटिटेटिव डाटा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा देखना है हमें क्या होता है। क्वालिटेटिव डाटा मीन्स जो भी डाटा रिलेटेड टू एनी क्वालिटी हो, इसमें कोई न्यूमेरिकल रिलेशन नहीं रहती है, न्यूमेरिकल कोई भी रिलेशन नहीं रहती है इस क्वालिटेटिव डाटा में। फॉर एग्जांपल आई विल से एन एग्जांपल हियर कि अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, फॉर एग्जांपल आई विल से कि कलर, स्किन कलर इट इज़ ए क्वालिटी, इट इज़ नॉट क्वांटिटी। और ऐसे ही आई विल से कलर ऑफ आइज़, ये भी एक क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। ये हम न्यूमेरिकल रिलेशन में नहीं लिख सकते, न्यूमेरिकल फिगर्स में हम नहीं लिख सकते हैं ये वाली क्वालिटेटिव डाटा। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा बिल्कुल हम न्यूमेरिकल रिलेशन में लिख सकते हैं, यानी न्यूमेरिकल फिगर्स में लिख सकते हैं। जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे डिस्क्रीट या कंटिन्यूस डाटा, ये क्या रहता है, ये सब आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा। उसके बाद ठीक और एक टाइप है डाटा का, एक तो ये है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा है क्या। प्राइमरी डाटा जो है, फॉर एग्जांपल आई विल से कि हम किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, वहाँ से जो भी डाटा हमें मिल रहा है, डायरेक्ट पॉपुलेशन से जो भी डाटा हमें मिल रहा है, आई विल से दिस डाटा इज़ द प्राइमरी डाटा, क्योंकि ये हम डायरेक्ट फील्ड से लेते हैं। अब सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी वो डाटा जो हम प्राइमरी डाटा से डिराइव करें उसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा। बिल्कुल ईजी है, समझने में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी आपको, बिल्कुल प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्लियर है। उसके बाद चलते हैं आगे सैंपल। अब सैंपल क्या होता है, सैंपल मीन सिंपल में अगर हम इसका मतलब देखेंगे तो नमूना मीन्स कि एक ऐसी चीज़ जो हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का एक प्रिफेस दें,
एक इमेज दे हमारे आंखों के सामने कि हाँ जी ये एक सैंपल है, ये फलानी हमने पॉपुलेशन से ली है, तो इसका मतलब ये हुआ जो सैंपल्स में कैरेक्टरिस्टिक होंगे वही कैरेक्टर्स एक बड़ी पॉपुलेशन में भी होंगे। जैसे हम ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल एक हम छोटा सा कुछ ml लेते हैं, उससे क्या हमें पता चलता है कि जो कंटेंट भी हमारे ब्लड में WBCs RBCs कितने हैं, क्या कुछ है, ये सब कुछ हमें उस छोटे से सैंपल से पता चलता है। ये आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। देखो क्या होता है, सैंपल क्या होता है, ये सैंपल रहता है रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। जब हम पॉपुलेशन की बात इंडिविजुअल्स ही आएंगे या ऑब्जेक्ट्स आएंगे डेफिनेटली। यहाँ पे क्या रहता है कि एक स्मॉल ग्रुप रहता है किसी भी इंडिविजुअल्स का या किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, जो हम लेते हैं एक बड़ी पॉपुलेशन से, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन से लेते हैं। और अब इस सैंपल का हम क्या करते हैं, इस पे हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि अब इससे हम डिराइव डाटा करेंगे और उस वाली पॉपुलेशन जहाँ से हमने ये लिया है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिराइव करेंगे। ये रहता है आपका सैंपल। अब सैंपल के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, मैंने यहाँ पे एक लिखा है दैट रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल अब क्या रहता है, रैंडम सैंपल मीन्स कोई भी सैंपल जो हमने किसी भी पॉपुलेशन से लिया हो, ये एक पर्टिकुलर वे में लिया, एक ऐसी वे में लिया हो कि जो कोई भी एलिमेंट एक पॉपुलेशन में हो उसको एक फेयर चांस मिले इस सैंपल में आने के लिए। मतलब ये जो सैंपल है ये अनबियास्ड रहना चाहिए, इसमें कोई हमने एक पर्टिकुलर ब्यास नहीं रखा हो, इसमें कोई कंफ्यूजन हमने ना रखा हो, रैंडमली लिया हो, डायरेक्ट जो भी हमारे सामने आए वो लिया। इसमें हमने ऐसा नहीं किया कि एक पॉपुलेशन हमने ली, फॉर एग्जांपल एक टाइप के लोग अलग किए, दूसरे टाइप के लोग अलग लिए, फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप में से कुछ लोग लिए, हम इसको बोल रहे हैं कि सैंपल है। दिस इज नॉट द रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल मीन्स हम एक कहीं किसी पॉपुलेशन में जाते हैं, रैंडमली पिक करते हैं 10-20 बंदों को और उसको हम कहते हैं रैंडम सैंपल। उसके बाद आता है आपका एरर। अब एरर क्या रहता है, एरर आपको इसमें पढ़ना है क्योंकि फिर आगे जब आप पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ एरर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल पेपर्स में बनते हैं। उसके भी या तो कभी 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, या कभी अगर किसी के साथ कंबाइनर पूछा तो 5 नंबर में भी बन सकता है। अब एरर क्या रहता है, एरर जो रहता है, एरर शोज एक्सटेंट टू विच द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एक्सीड्स द ट्रू वैल्यू। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि एरर क्या रहता है, एरर मीन्स गलती, सिंपल में एरर मीन्स गलती। एरर क्या रहता है कि जो भी हमारा फॉर एग्जांपल कोई क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है, इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। अब हम इस क्वांटिटी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमने एक अपना वैल्यू लिया, एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इसका खुद का जो था दैट वाज ट्रू वैल्यू। 2 वैल्यूज आए। अब जो हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है जो हमने निकाला, ये तो ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रू वैल्यू की इक्वल ही हो, नो, दिस इज़ नॉट कंपल्सरी। अब जो हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिया, ये और ट्रू वैल्यू, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है उसको कहते हैं हम एरर। एरर मीन्स यहाँ पे मैंने आपको दिखाया होगा कि एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। सिंपल सी ये फॉर्मूला है, आपको याद यहाँ पे रखनी होगी। अब नेक्स्ट कमिंग फॉरवर्ड, अब एक और यहाँ पे अच्छा एक टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या रहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्वालिटी, सिंपल में किसी भी चीज़ की क्वालिटी, किसी भी बंदे की क्वालिटी। इट मीन्स क्वालिटी पोजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जाम्पल उसकी एज क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है। इट मीन्स दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के भी 2 टाइप्स रहते हैं, एक तो एट्रीब्यूट्स रहता है, एक वेरिएबल्स रहता है। एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है ये आप पता चलेगा आपको। एट्रीब्यूट्स मीन्स नॉन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, जो हम किसी मेथड से मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आई विल से रिलीजन किसी का, ये तो हम मेजर नहीं कर सकते, किसी की नेशनैलिटी। These are the inbuilt characteristics of a particular person, and these types of characteristics can't be measured, particularly in numerical expressions. We can't calculate these types of characteristics. The next one is variables. Variables क्या रहते हैं, वेरिएबल्स आर मेजरेबल कैरेक्टर्स, जो हम मेजर कर सकते हैं, न्यूमेरिकली हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको कहते हैं वेरिएबल्स। लाइक हाइट इन इंचेस, हाइट जो है बंदे की कितनी है, इंचेस में कितनी है या सेंटीमीटर्स में कितनी है। वेट किसी बंदे का कितना है, केजी में है, पाउंड्स में कितना है, इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो इसको वेरिएबल्स कहते हैं। अब वेरिएबल्स के 2 टाइप्स रहते हैं, एक तो कंटिन्यूस वेरिएबल्स रहते हैं, या फर्दर आगे पढ़ेंगे और डिस्क्रीट वेरिएबल्स पढ़ेंगे। डिस्क्रीट वेरिएबल्स पे पढ़ेंगे चलेंगे तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स, इनमें क्या आता है, क्वांटिटीज मेजर्ड इन होल। डिस्क्रीट वेरिएबल्स मीन्स इनमें जो भी क्वांटिटी रहती है हमारी, जिसका हम कैरेक्टर देखते हैं, इट मीन्स क्वांटिटीज मेजर्ड इन होल। जब हम किसी क्वांटिटी को पूरा का पूरा यहाँ पे देखें, आधा नहीं, पूरे का पूरा, उसको कहते हैं हम डिस्क्रीट वेरिएबल। सिंपल, इट डज नॉट टेक फ्रैक्शनल वैल्यू, ये कभी फ्रैक्शंस में नहीं होता, मैंने पहले ही कहा, आधा नहीं,
पौना नहीं, आधा नहीं, सवा नहीं, कुछ नहीं, पूरे का पूरा वैल्यू। इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू की बात नहीं आती। इसमें और क्या है, नंबर ऑफ, जैसे कि एग्जांपल में नंबर ऑफ बुक्स तो पूरे की पूरी होंगी ना, यहाँ 2 3 10 20 100 200, ये कभी ऐसा नहीं हो सकता ना 1.5 बुक होगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। मार्क्स इन एग्जाम, ये भी है ना फिक्सड। और सेकंड इज कंटिन्यूस में क्या रहता है, इसमें जो क्वांटिटीज़ रहती है, ये क्वांटिटीज़ कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं। इंटीग्रल वैल्यू मीन्स 1 2 3 4 5, या फ्रैक्शनल 1.5 2.5 एटसेट्रा, लाइक हाइट वेट, it may be in I can say fractional values. Then after this is very important topic, अभी तक जो भी चल रहा था that was introduction of statistics and biostatistics. अब है और एक अच्छा सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, पहले पढ़ेंगे हम फ्रीक्वेंसी क्या रहती है। फ्रीक्वेंसी सिंपली मीन्स नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ ए रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट टाइम, या हम ऐसा भी कह सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल रिपीट्स। एक पर्टिकुलर वेरिएबल जो हमारे पास हो, वो कितनी बार अपने आप को रिपीट कर रहा है एक एक्सपेरिमेंट में, पर यूनिट टाइम में कितनी बार वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, कितनी बार वो ऑकर हो रहा है एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, उसको हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल आई विल से कि एक क्लास में 20 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। अब यहाँ पे मैं अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो लड़कों की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 20 और लड़कियों की है दैट इज़ 30। सिंपल, इसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी लड़कों और लड़कियों की। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाई है, आई विल शो यू। यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाई है ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन, इस वाली डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैंने बहुत सारे यहाँ पे वेरिएबल्स दिए 1 1 2 2 2 3 4 5 2 3 3 4 5। इसमें क्या है कि ये मैंने वेरिएबल्स दिए, आपको देखना है किस पर्टिकुलर वेरिएबल की कितनी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि जो 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल जो है, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 4 5 वेरिएबल जो है, फॉर एग्जांपल ऊपर मैंने कैलकुलेट किया कि 1 वेरिएबल कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, 2 वेरिएबल 4 बार रिपीट हुआ है, 3 वेरिएबल 3 बार रिपीट हुआ है, 4 वेरिएबल 2 बार रिपीट हुआ है, 5 वेरिएबल 2 बार रिपीट हो रहा है। इस सब को कहते हैं हम इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसी। अब फर्दर ऑन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी तो समझ आ गई, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन statistical table showing the value of variable arranged in order of magnitude either individually or groups। रहता क्या है, जब हम स्टैटिस्टिकल टेबल में दिखाते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स को, जो भी वेरिएबल्स हैं कितनी बार रिपीट हुए हैं, एक स्टैटिस्टिकल ऑर्डर में दिखाएंगे, स्टैटिस्टिकल टेबल में दिखाएंगे इन पर्टिकुलर ऑर्डर, या तो इंडिविजुअली दिखाएं या तो इंडिविजुअली या ग्रुप्स में दिखाएं। इंडिविजुअली होगा तो सिंपल होगा, ग्रुप्स में जब दिखाएंगे तो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सिंपल। अब सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहता क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता है, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इंडिविजुअली हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यानी जो भी वेरिएबल्स हैं इस वाले साइड पे ये क्या रहते हैं, इंडिविजुअली रहते हैं। 1 है तो इंडिविजुअल है, 2 है तो इंडिविजुअली है, 3 इंडिविजुअली, 4 इंडिविजुअली, 5 इंडिविजुअली, हर एक जो यहाँ पे वेरिएबल है दैट इज प्रेजेंट इंडिविजुअली। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है नंबर ऑफ क्लास टेस्ट, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो भी है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 1 ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 1 ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 14 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 2 ने 13 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 3 ने ऐसा, ये सब कुछ इनकी फ्रीक्वेंसी है। सामने जो 14 एटसेट्रा मैंने लिखा है ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब ये जो फाइनल यहाँ पे मैंने लिखा है नीचे, ये 108 मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे आई होप यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। फिर आते हैं ग्रुपड पे। ग्रुपड रहता क्या है, ग्रुपड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता है कि वैल्यूज जो भी वेरिएबल्स की होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं इन पर्टिकुलर, वो ग्रुप्स में होते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेरिएबल्स है, यहाँ पे तो इंडिविजुअली थे लेकिन यहाँ पे ग्रुप्स में है। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है एज इन ईयर्स, एज जिस बंदे की एज 15 to 90 ईयर्स है या जिस बंदे की एज 20 to 24 है, वो हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप में उसको रखा है। अब एज इन ईयर्स दूसरी तरफ से है फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल आई विल से कि जो भी बंदे एक पॉपुलेशन में जिनकी एज 15 to 19 आ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितने, वो कितने बंदे हैं, दैट आर 37। जो भी बंदे 20 to 24 एज ग्रुप में आते हैं उनकी है 81। जो टोटल है टोटल दैट इज़ 200। तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा आई थिंक कि सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहती है और ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर
कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी टर्म्स हैं। मैंने आज की क्लास में सिर्फ 2 ही टर्म्स यहाँ पे डिफाइन की है, कि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाए तो फिर पढ़ने भी मज़ा नहीं आता और आप फिर देखते भी नहीं हो, फिर ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि कैश फार्मा को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आप एक क्वालिटी वाला कंटेंट हासिल कर पाओ हमारी तरफ से। वी विल ट्राई आवर बेस्ट, और हमें एक मोटिवेशन भी मिलेगी कि हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे हमारा कंटेंट देख रहे हैं, हम अपनी मेहनत, कहीं तो हमारी मेहनत रंग ला रही है। सो सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे इन यूट्यूब वीडियोज़ को, इसमें कुछ नहीं जाता, आपका बिल्कुल फ्री है। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द टर्म्स रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे पीछे देखा होगा, मैंने यहाँ पे ग्रुप आपको दिखाया। ग्रुप में एक पर्टिकुलर जो एज एंड ईयर्स है ना, एक ग्रुप बनता है। इस ग्रुप को हम क्लास भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसको क्लास भी बोलते हैं। मतलब क्या रहता है अब क्लास का? ग्रुप ऑफ वेरिएबल, सिंपल में वेरिएबल का एक ग्रुप जो रहता है उसको हम क्लास बोलते हैं। अब क्लास के रिलेटेड यहाँ पे एक टर्म है, दैट इज क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल क्या रहता है, देखो बेटा, अब क्लास इंटरवल होता क्या है? क्लास इंटरवल होता है द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ ए क्लास। सिंपल में जो भी हमारे पास एक क्लास है, फॉर एग्जाम्पल आई विल शो एन एग्जाम्पल। हमारे पास एक क्लास है 10 to 20, ठीक है। अब इसके लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है? इसका लोअर लिमिट है यहाँ पे 10 और अपर लिमिट है इसका 20। इसको कहते हैं हम लोअर एंड अपर लिमिट। अब इन लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस रहता है, यानी क्लास इंटरवल डिफरेंस है बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, इट इज़ नोन एज क्लास इंटरवल। मतलब यहाँ पे एक क्लास मैंने दिखा है 10 to 20, इसका लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 20 है। फॉर्मूला रहता है इसका लोअर लिमिट 10 है, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला जो रहता है आपका, फॉर्मूला इज इक्वल टू एल माइनस एस, वेयर एल जो है वो लार्जेस्ट आइटम है। लार्जेस्ट आइटम यहाँ आप कह सकते हैं कि अपर लिमिट, सिंपल में 20 माइनस एल माइनस एस, एस मीनस स्मॉल आइटम, स्मॉल मीनस 10, इट इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 20 माइनस एस मीनस 10, 20 माइनस 10। फिर डिवाइड में आप देखेंगे क्या आएगा, डिवाइड में आता है के क्या रहता है? नंबर ऑफ क्लास, कितने क्लासेस टोटल थे। वो जब आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा तब आपको पता चलेगा कितने क्लास मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, ये था क्लास इंटरवल, होप यू अंडरस्टूड इट। फिर क्लास इंटरवल के 2 टाइप्स आते हैं, एक तो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल आता है और एक डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल रहता है। कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल। अब ये दोनों क्या है? कंटिन्यूस क्लास इंटरवल, इसमें क्या रहता है आपको पता होगा कि क्लास इंटरवल है, ठीक, बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास इंटरवल में क्या रहता है? एक क्लास रहता है, उसके इंटरवल्स रहते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की डिफरेंस जो रहती है। अब कंटिन्यूस क्लास इंटरवल क्या रहता है? वो क्लास इंटरवल जिसमें हम अपर लिमिट, अपर बाउंड्री इंक्लूड नहीं करते हैं। ड्यूरिंग कैलकुलेशन हम अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करते हैं अपने क्लास में। आई विल से कि फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लास था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और इसका रेंज जो है कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में, दैट इज़ 0 से लेके लेस देन 10, 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सिमिलरली 10 को 10 to 20 जो हमारे पास क्लास है, इसका जो रेंज रहेगा दैट इज फ्रॉम 20 to लेस देन 20, 10 to लेस देन 20 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे फिर डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल क्या रहता है? अब डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल क्या रहता है? डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल रहता है, इसमें जो भी क्लास होगा इसमें एंड वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट होंगी, वो इंक्लूड होंगी, अपर बाउंड्री जो है वो इंक्लूड होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लास एक 0 to 9, दूसरा है 10 to 20, फिर 20 to 29। यहाँ पे अगर हम पहले क्लास का रेंज देखेंगे 0 to 9, इसका मतलब अपर जो लिमिट है, अपर लिमिट वो यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, दैट इज इंक्लूडेड। ठीक, होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। फिर आगे चलते हैं, और एक टर्म यहाँ पे क्लास लिमिट है। मैंने पहले भी बोला कि आपका जो बायोस्टैटिस्टिक्स है ये पूरा मैथमेटिकल है। यहाँ पे आपको समझने की कोशिश खुद भी करनी होगी, आपको अपने हाथ में पेन एंड पेपर रखना ही होगा, जिस पर आप खुद भी ट्राई करेंगे, सो दैट कि आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। फिर आता है क्लास लिमिट। अब क्लास लिमिट क्या रहता है? क्लास तो हमने पढ़ लिया, क्लास इंटरवल भी पढ़ लिया। अब क्लास लिमिट ये क्या चीज़ है? देखो क्या होता है, अगर हम कहेंगे कि जो लोएस्ट एंड हाइस्ट वैल्यू रहता है क्लास में, ठीक है, द लोएस्ट एंड हाइस्ट वैल्यू दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द क्लास। फॉर एग्जाम्पल आई विल से कि हमारे पास क्लास है 30 to 40, सिंपल। इसमें इस वाले क्लास में जो भी लोअर लिमिट है, लोअर वैल्यू जो भी है लोअर, दैट इज 30, उसको हम कहते हैं इसका लोअर लिमिट।
जो छोटा वैल्यू है उसको कहते हैं लोअर लिमिट, और जो बड़ा वाला वैल्यू है दैट इज 40, यू कैन सी हियर 40 जो इसका रहता है दैट इज अपर लिमिट। ठीक, यहाँ पे क्या देखने को आपको मिलेगा कि जो लोअर लिमिट है उसको हम डिनोट करते हैं एल से, और जो अपर लिमिट रहता है उसको कहते हैं हम डिनोट यू से। बस इतनी सी बात है। मतलब क्या रहता है आपका लास्ट लिमिट का, जो भी लोवेस्ट वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू रहता है एक क्लास में, तो दीज वैल्यूज आर कॉल्ड एज लोवेस्ट लिमिट एंड हाईएस्ट लिमिट रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका आज का पहला पार्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इंट्रोडक्शन का। नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा मैं, जिसमें मैं और बाकी जो भी टर्म्स रहती हैं रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब की सब मैं आपको बिल्कुल ईजीली यहाँ पे आपको डिफाइन करूँगा, आपके सामने आपको दिखाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं इस सब में। और आई होप कि आपको कोई भी दिक्कत इस चीज़ में नहीं रहेगी, दिक्कत रहेगी भी नहीं। मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं इसका ज़िम्मा लेता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। सो फर्दर हम देखते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। होप यहाँ पे आपको सब समझ आया होगा आज के लेक्चर में। सो आज के वीडियो में इतना सब कुछ आई थिंक काफ़ी हुआ। Then this was all in this lecture. Hope you enjoyed it. Don't forget to share and subscribe, please. Thank you.